बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको वसंत भाग 2 पाठ 13 जो एक कविता है एक दिन का, अभी आपको पढ़ाया है और उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले वीडियो को आपने देखा होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा उसका भावार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ। तो इसी पाठ से रिलेटेड जो ये दूसरा वीडियो है, पाठ 13 एक तिनका का, ये वीडियो क्वेश्चन आंसर सेशन का है, प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने का है। तो मैं प्रश्नोत्तरों की चर्चा आपसे करूँगी। मैं एक एक प्रश्नों के उत्तर आपको समझाऊंगी। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आपको उसे लिखना आ जाए। और मेरे प्रश्नों के उत्तर को सुनने के बाद यदि आप उस उत्तर को अपनी भाषा में भी लिखते हैं तो वह भी सही माना जाएगा, और अगर आपने मेरी भाषा का प्रयोग किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि प्रश्नोत्तर चर्चा करने के लिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से, हर एक प्रश्न के उत्तरों को बहुत ध्यान से सुनना है, तभी आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो मैं आपको सीधे ले आती हूँ प्रश्नोत्तरों पर, और उसके एक एक प्रश्न को आपको पढ़ूँगी, समझाऊँगी। आप ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको एक एक प्रश्न के उत्तर भी समझाऊँगी। तो जो इसका पहला प्रश्न है वह है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। सामान्य वाक्य का मतलब होता है जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का जो रूप है वह क्रमशः जैसे होना चाहिए उसी रूप में। जैसे हम खड़ी बोली में होते हैं, खड़ी बोली में होता है कि हम पहले कर्ता का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में क्रिया आती है। तो इस तरीके से जो क्रम होता है उसी क्रम में आपको इसको लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण दिया गया है, मैं वो उदाहरण आपको समझाती हूँ। उदाहरण दिया गया जैसे करके लिखा हुआ है, आप भी ध्यान से देखिए। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। चूँकि ये कविता की भाषा है, तो कविता की भाषा होने के कारण ये जो है कविता की भाषा में लिखा है, लेकिन जब इसको सामान्य भाषा, सामान्य वाक्य में आपको बदलना है तो इन्होंने देखिए उदाहरण लिख के समझाया है आपको कि मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, तो ये यहाँ पर कहा गया है। इसी क्रम की तरह ही आगे दिए गए जो वाक्य हैं इन्हें भी आपको ठीक वैसे ही बदलना है। तो इसमें देखिए दूसरा उदाहरण भी इन्होंने साथ में दिया है, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। अब इसका क्या होगा कि लोग कपड़े की मूठ देने लगे। अब आगे जो उदाहरण दिए हैं इसको भी इसी क्रम से सामान्य वाक्य में बदलते हुए आपको लिखना है। तो पहला जो इसका सेंटेंस है वो है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। ये सामान्य क्रम हुआ, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। तो इस तरीके से देखिए क्रिया वाक्य के बिल्कुल अंत में आई है। तो क्रिया जब वाक्य के बिल्कुल अंत में आई है तो ये सामान्य क्रम में यही होता है कि कर्ता पहले आता है और क्रिया लास्ट में आती है। तो ये आपको इसी क्रम में आगे भी आपको बदलना है। दूसरा है, लाल होकर भी दुखने लगी। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। अब लाल होकर आँख भी दुखने लगी में पहले आँख को लाएंगे, आँख लाल होकर दुखने लगी। तो इस क्रम में आपको लिखना है, आँख लाल होकर दुखने लगी। तीसरा है, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। अब इसका क्रम बदलेंगे तो बेचारी को पहले लाएंगे, बेचारी ऐंठ कर दबे पाँव भागी। बेचारी ऐंठ कर दबे पाँव भागी, ये इसका सामान्य क्रम है। और
घ वाला जो है वो है जब किसी ढब से निकल तिनका गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब का मतलब मैंने आपको बताया था तरीका है। तो यहाँ पर कहेंगे किसी ने ढब से तिनका निकाला। इसका जो सामान्य क्रम होगा वो होगा किसी ने ढब से तिनका निकाला। ये इसका सामान्य क्रम हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सामान्य क्रम में लिखना आ गया होगा। तो मैं इसके दूसरे प्रश्न पर चलती हूँ और दूसरे प्रश्न को आप देखिए। एक तिनका, इसका जो दूसरा प्रश्न मैं पहले उसको पढ़ती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो कौन सा संदेश मिला था घमंड ना करने का? कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इस कविता में उस घटना का जो क्रम आया उसको आपको बताना पड़ेगा कि घटना का जो क्रम है वो ये है कि कवि जब मुंडेरे पर खड़ा था तो उसकी आंख में कहीं से उड़कर एक तिनका पड़ गया, और तिनके का पड़ना था कि जो कवि रहता है वो बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, उसकी आंख लाल हो जाती है, दुखने लगती है, और जिसके कारण उसका जो इतना बड़ा शरीर है वो शरीर भी कैसा होता है, पल भर में उसकी ताकत जो रहती है ख़त्म हो जाती है। तो ताकत जब ख़त्म हो जाती है तो उसका सारा घमंड भी टूट जाता है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई। तो आप घटना वही लिखेंगे कि कवि एक दिन अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था और उसी समय उसकी आंख में एक तिनका पड़ गया, और तिनका पड़ने के कारण उसकी आंख दुखने लगी, लाल हो गई, और इसी कारण कवि का जो घमंड था वो चूर हो गया। तो जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो कविता के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कभी किसी को छोटा मत समझिए। कोई छोटा नहीं है। आपको किसी भी चीज़, छोटी चीज़ को देखकर ये मत समझिए कि आप ही सबसे बड़े बलवान हैं। आप घमंड मत करिए। एक नन्हा सा तिनका भी जो रहता है, अगर एक मनुष्य की ताकत कम कर सकता है तो ये तिनका किसी तरह से कमज़ोर नहीं है। इसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो यही यहाँ पर पाठ में संदेश दिया गया है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो संदेश यही मिल रहा है कि एक नन्हे से तिनके ने अगर एक मनुष्य की ताकत को कम कर दिया तो हम किसी को भी कमज़ोर नहीं समझ सकते। तो इस पाठ में यही संदेश मिलता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और इसका जो अगला प्रश्न है वो है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की जो दशा हुई थी वो तो मैंने आपको पहले ही बताया भावार्थ में कि उसकी आँख लाल हो गई, दुखने लगी, तड़पने लगा। और किसी भी बच्चे को आप सामने किसी को भी रख लीजिए, बच्चों को छोड़िए, किसी को सामने रख लीजिए। और कभी कल्पना कीजिए, आपने देखा भी होगा कि कभी आप सड़क पर चल रहे हैं तो आँख में एक तिनका सा पड़ जाता है, आप उसी जगह खड़े हो जाएंगे और आँख मलने लगेंगे, दुखने लगेगी, आँख से पानी गिरने लगेगा। तो कवि की आँख में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ कि उसकी आँख की दशा क्या हो गई कि उसकी लाल होकर आँख दुखने लगती है और दर्द होने लगता है, परेशान हो जाते हैं वो। तो लोग उसकी ओर दौड़ते हैं, मूठ देने लगते हैं, उसे समझाने लगते हैं कि आँख, और फूंक मारने लगते हैं। तो इस तरह मूठ दे करके उसकी आँख से वो तिनका जब निकाला तब कवि को समझ में आया कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बढ़ती हूँ चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न इसका है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो घमंडी की आँख में जब तिनका पड़ गया
तो वो बेचैन हो गया, उसका सारा घमंड पल भर में ख़त्म हो गया और वो चीखने चिल्लाने लगा होगा। तो लोगों ने क्या किया, एक कपड़े को गोल बना के उसकी मूठ बना करके आँख पर उसकी सिकाई की, मूठ दिया, इसको कहते हैं मूठ देना। तो आँख पर सिकाई की और आँख पर से सिकाई की तो उस गर्माहट से आँख से पानी निकला, और जब पानी निकला तो उस पानी के साथ ढब से वो तिनका भी बाहर निकल आता है। हम क्या करते हैं, हम प्रायः क्या करते हैं, कभी कभी आँख में फूंक मारते हैं, कभी पानी का छींटा मारते हैं, तो इस तरीके से भी हम निकालते हैं। लेकिन इस कविता में ये दिखाया है कि लोगों ने उसे मूठ दी, मूठ देने से आँख की सिकाई हुई और गरम गरम जो पानी आँख से निकला तो उसमें से जो तिनका रहता है वो बाहर निकल आता है। कपड़े की नोक से भी हम कपड़े को इस तरीके से रोल्ड करके पतला सा कर देते हैं और फुरेरी की तरह, और उससे भी आँख को बिल्कुल ऐसे करके साफ करके हम तिनका निकालते हैं। तो ऐसे ही घमंडी की आँख से तिनका निकाला गया होगा। अगला प्रश्न है कि एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। चेतावनी में कविता में लिखा है, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी थी। तिनका कबो न निंदिए जो पावन तल होए, उड़ कबो उड़ी आँखन परे पीर घनेरी होए। ये जो नीचे वाला दोहा लिखा है ये कबीर का लिखा हुआ है। तो कबीर के लिखे इस दोहे में आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी क्या दी कि कभी भी किसी को छोटा मत समझिए। आप छोटा समझने की गलती करेंगे तो आप परेशान होंगे। जिस तिनके को हम बहुत छोटा समझते हैं, घास का एक नन्हा सा टुकड़ा समझते हैं, वो टुकड़ा भी कभी किसी बलवान की भी शरीर की ताकत को ले सकता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, संदेश दिया गया है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर हम किसी को छोटा समझेंगे तो कभी हमारी भी वही दशा होगी जो यहाँ पर कविता में घमंडी की हुई है। तो यहाँ पर यही समझाया गया है। इसी तरह आपको लिखना होगा कि दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में समानता बिल्कुल एक है, दोनों में तिनके के लिए ही कहा गया है। ऊपर जो कविता आपने पढ़ी उसमें और जो कबीर का लिखा दोहा है उसमें दोनों में एक तिनके की ही बात की जा रही। तो ये तो समानता हुई। और अंतर क्या हुआ है कि उन्होंने उसमें कहा कि आँख में पड़ा है, और यहाँ पर कहते हैं कविता में कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर हम किसी को कमज़ोर समझेंगे तो वो हमें कष्ट दे सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस नन्हे से तिनके ने एक बड़े से बलवान व्यक्ति के बल को भी पल भर में ख़त्म कर दिया। तो इसमें यही कहा गया है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी चीज़ में बताई गई है वो यही है कि चेतावनी दी गई है घमंड न करने की, अहंकार न करने की। दोनों ही कविताओं में यही बताया है, दोनों में हमें घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई। अब प्रश्न आता है, अगला है अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। तो अनुमान और कल्पना के प्रश्न में यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ प्रश्न नहीं है, और आपकी पुस्तक में अगर प्रश्न है, ये जो PDF है उसमें तो प्रश्न नहीं है। तो अगर आपकी पुस्तक में है तो आप उसे पढ़कर यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के कोई डाउट होगा, कोई संशय होगा तो आप उसे मुझसे पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है वो मेरी पुस्तक में अनुमान और कल्पना में एक प्रश्न दिया है, मैं उसको समझा दूँ। अगर आप में से किसी के भी पुस्तक में ये प्रश्न है तो वो उसको समझ सकता है। अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न है पहले मैं उसको पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं शब्द हुआ है तो मैं शब्द का प्रारंभ हुआ। मैंने पहले ही कविता पढ़ी जब थी तो आपको समझाया था।
मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है। मैंने आपको कहा ही, अगर जैसे मैं कविता पढ़ रही हूँ तो मैं इसको अपने से भी जोड़ सकती हूँ और किसी एक सामान्य व्यक्ति से भी जोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पर कहा मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है, और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। कहने का मतलब, जहाँ कवि ने कविता प्रारंभ की है और लिखा है कि मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, आप इस मैं को वह में बदलिए और वह में बदल कर लिखिए वह घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। इस तरीके से आपको उस कविता को बदलाव करके लिखना होगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि आप मैं की जगह वह लिख दीजिए, और अगर आपकी पुस्तक में ये प्रश्न है तो आप करिए, क्योंकि मेरी पुस्तक में है तो मैंने इसे आपको समझा दिया। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनकी पुस्तक में होगा, फिर वो परेशान हो जाएंगे कि आपको ये प्रश्न समझाया नहीं गया। तो इसलिए आप इसे ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें करना है क्या, कि सिर्फ मैं की जगह पर आपको वह लगाकर लिखना होगा और वह के माध्यम से प्रश्न को करना होगा। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको आगे भी एक दो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको भी समझा दूं। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ दोनों जो शब्द हैं सजीव प्राणी जैसे ही प्रतीत होते हैं, सजीव, जीवित। कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक के दो पात्र हों तो उनका अभिनय कैसा होगा। कहने का मतलब कि आप ये मान लीजिए कि ऐंठ किसी व्यक्ति का नाम है और समझ किसी व्यक्ति का नाम है। अब आपने उसका मानवीकरण कर दिया, और मानवीकरण करके ये मान लीजिए कि एक छोटे से नाटक में ये ऐंठ और समझ जो हैं वो एक नाटक खेल रहे हैं। अब इनके बीच में जो वार्तालाप होगी वही लिख कर आपको यहाँ पर समझाना है। तो मान लीजिए थोड़ा सा हुआ कि ऐंठ और समझ दो पात्र हैं, तो ऐंठ जो रहती है कुछ बोलती है कि अकड़ कर चलती है, घमंड से भरी बातें करती है और बड़े रूखे मिजाज से बात करती है, किसी की परवाह किए बिना ऐंठ कर चलती हुई चली जा रही है। और बगल से वहीं कहीं से समझ नाम का पात्र उसके बगल से गुजरता है, वो उसे भी नहीं देखती, बल्कि ये करती है कि वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो समझ ही कहती है कि चलो इस ऐंठ को समझ में नहीं आता, मेरा काम है इसे समझाना। वो समझाने की कोशिश करती है। तो कहने का तात्पर्य इस अंश में इन्होंने ये माना है कि ऐंठ और समझ जो हैं दो सजीव नाटक के पात्र हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इसी के बारे में आपको कैसा अभिनय होगा ये बताना है। तो बिल्कुल ऐंठ का जो अभिनय है, अभिनय मतलब नाटक है, वो बिल्कुल कैसा होगा जैसे वो बिल्कुल ऐंठन भरा हो, और समझ अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके अपनी बात को रखेगा। तो इस तरीके से आपको 2-3 पंक्तियाँ उस पर लिखनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हुआ है, ऐंठ और समझ को अभिनय के पात्र बना के बताया गया। इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो मैं आपको तीसरा प्रश्न बता देती हूँ, क्योंकि ये PDF है जिसमें जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। तो स्क्रीन में PDF होने के यहाँ इसमें ये नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बुक में, आपकी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में ये चीज़ें होंगी। तो आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो और इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर है तो उसे कर डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये समझा दे रही हूँ। इसका अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कबीर की
पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इसके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसमें कहा गया है कि उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। अब देखिए इस पंक्ति में तिनके शब्द का प्रयोग बहुत बार आया है। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। यहाँ पर जो तिनका शब्द आया है यानी एक नन्हे से बबूले, एक बबल की तरह बना हुआ आकाश में उड़ रहा, उसको कहा। एक छोटा सा कण जो है आकाश में उड़ता है, और जब आकाश में उड़ता है तो वो बिखर जाता है। अब यहाँ अगली पंक्ति में कह रहा है तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। और धीरे धीरे जब वो बिखर गया तो उसका कण कण अलग हो गया, तो तिनका तिनका हो गया, यानी टूट के बिखर गया, अलग हो गया। तिनका तिनके पास, और जिसका था वहीं चला गया। कहने का मतलब ये पंक्ति जो है, यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है उस पंक्ति में आत्मा और परमात्मा की बात की गई है। वास्तव में ये आपके थोड़े स्तर से ऊंची बात कही जाएगी तो ये ऊंची बात होगी। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बात की गई है कि जो शरीर के अंदर आत्मा होती है, जब उसका समय पूरा हो जाता है तो वो आकाश में निकल जाती है, यानी निकल जाती शरीर को छोड़कर, और वहाँ निकलकर वो कहाँ चली जाती है, तिनका तिनका हो गया, यानी बिखर जाए, क्या हो जाए हमें नहीं पता है, और जहाँ से आई थी वही उसी के पास चली गई। तो यहाँ पर ये तिनका शब्द बहुत बार प्रयोग हुआ और सबके अर्थ अलग अलग हैं। मैंने आपको समझा दिया है, और इसलिए समझाया है कि अगर आपकी पुस्तक में है तो आपको किसी भी तरीके का डाउट, संशय न हो, और आपको किसी भी तरीके की कठिनाई न हो। इसके अलावा भी कठिनाई होगी तो जब आपके इस पाठ पर ऑनलाइन सेशन हो तो आप उसमें पूछ लीजिएगा। भाषा की बात के प्रश्न भी इस पीडीएफ में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको उसे भी समझा दे रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कठिनाई न हो। तो भाषा की बात का जो पहला प्रश्न है वो है कि किसी ढंग से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकाल लेना। ढंग से जैसे कई वाक्यांश से आप परिचित होंगे, ढंग से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयास में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करता है। अगर हम कोई कहें कि धड़ाम से, शब्द आ रहा धड़ाम से, धड़ाम से कोई अपने में शब्द नहीं है, लेकिन एक गिरने की आवाज़ को हमने एक कल्पना से शब्द दे दिया धड़ाम से। पानी में कोई चीज़ फेंका छपाक से, तो ये शब्द बना लिए हैं जिसको कि हम एक ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द यानी उस ध्वनि के माध्यम से हम उस भाव को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है। इसमें एक ब्लॉक दिया गया है जिसमें कुछ शब्द हैं, छप से, टप से, थर से, फुर से और सन से, और नीचे उसके प्रश्न दिए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो, जो आपके इस पीडीएफ में नहीं दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी पुस्तक में वो ज़रूर होगा, तो मैं उसे आपको समझा दे रही हूँ ताकि आपको कठिनाई ना हो। तो इसमें आपको वो फिलिंग द ब्लैंक्स, वो खाली स्थान भरो में ऊपर से शब्द लेकर वहाँ लिखना है, भरना है। तो क्या भरा जाएगा मैं वो समझा देती हूँ। तो पहला है मेढक पानी में डैश कूद गया, तो मेढक पानी में छप से कूद गया। दूसरा है नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद डैश चू गई, तो इसका होगा नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। तीसरा है शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी, तीसरा है शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी, तो चिड़िया फुर से उड़ी, यहाँ फुर से भरा जाएगा। फिर उसके बाद है
घ वाला, ठंडी हवा डैश गुजरी, मैं ठंड से डैश कांप गया। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड से थर से कांप गया। तो देखिए बच्चों, ये हुआ भाषा की बात का प्रश्न, जिसमें कुछ ध्वन्यात्मक शब्द हैं। जिन ध्वन्यात्मक शब्दों को भरा जाएगा, मैंने आपको पहले ही ध्वन्यात्मक शब्दों के बारे में बता दिया है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के शाब्दिक अर्थ नहीं होते। शाब्दिक अर्थ कहाँ से निकलते? इसके भावात्मक अर्थ होते हैं। भावात्मक अर्थ का मतलब हो गया कि ये जो वाक्य है उसके भाव से जुड़कर अर्थ को बनाते हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको समझाई। इसके पहले के वीडियो में मैंने कविता और पढ़ाई, आपको उसका भावार्थ समझाया, और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको इस पाठ से रिलेटेड कोई और कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई और परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर है तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आप मुझे फ़ोन कॉल करके, कमेंट करके किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, तो उससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मेरे पढ़ाने के साथ ही साथ कविता को पढ़ें, प्रश्नों के उत्तर करें, उसमें भाषा का प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी भाषा भी लिख सकते हैं और मेरे शब्दों को भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको सुविधाजनक लगे, जो भी आपको आसानी से लिखते बने, जो अपनी भाषा में भी आप उत्तर लिखेंगे, कभी भी कोई उस उत्तर को गलत नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपनी भाषा में लिखना अगर उत्तर आ गया तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जबकि पीडीएफ में आपके, मैंने यहाँ जो दिखा रही हूँ वहाँ पर ये इस पीडीएफ में भाषा के प्रश्न नहीं हैं, लेकिन आप अपनी पुस्तक में जो है मैंने जैसे जैसे खाली स्थान भरो वाला प्रश्न कराया, आपको उम्मीद है कि आप अपनी पेन और पेंसिल लेके साथ में भर लिए होंगे, तो आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। तो बच्चों, साथ साथ पढ़ने की आदत अगर डालेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी और कविता आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको ये चाहती हूँ कि एक बार सारांश के रूप में, पाठ के सारांश के रूप में एक बार आपको कविता का सारांश पुनः बता दूँ, ताकि आपको इस प्रश्न के बाद भी कोई भी दिक्कत न हो, आपको कविता का भावार्थ कठिनाई न दे। और जो सबसे बड़ी बात है कि आप प्रतिदिन का वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप प्रतिदिन का वीडियो देखेंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो ही नहीं सकता। इसलिए आप याद रखिए कि आपको प्रत्येक वीडियो देखना है। एक पाठ पर एक वीडियो नहीं होता। एक पाठ अगर छोटा है तो भी कम से कम उस पर 2 वीडियो तो हो ही जाता है। तो आप प्रत्येक वीडियो को जब देखेंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं आपको अब थोड़ा सा खाली एकदम बिल्कुल संक्षिप्त में, जो इससे पहले वाला वीडियो अपलोड हुआ है उसके कविता के भावार्थ को सार रूप में, सारांश रूप में समझा रही हूँ कविता को सामने रखकर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो कहा है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है मैं वो आपको समझा दूँ। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है कि हमें सबसे पहले कि हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए और संसार में कभी भी किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक घटनाक्रम उन्होंने बनाया है। उस घटनाक्रम में उन्होंने ये बताया है कि एक छत पर खड़े हैं और छत पर खड़े होकर मुंडेर पकड़े हैं। अचानक कहीं से एक हवा का झोंका आ गया। उस हवा के झोंके से एक छोटा सा नन्हा सा तिनका जो है उड़ करके, मैं कहने वाले, चाहे कवि जोड़ लीजिए, चाहे स्वयं को जोड़ लीजिए या किसी व्यक्ति को मान लीजिए,
उसकी आँख में पड़ जाता है और आँख में पड़ने के साथ ही साथ उसे कठिनाई होती है, आँख दुखने लगती है, लाल हो जाती है और तभी वो लोगों को मदद के लिए संभवतः आवाज़ देता होगा। लोग आते हैं, कपड़े की मूठ देते हैं, सेकते हैं और ढब से वो तिनका निकल आता है और अचानक उसे लगता है कि जिस चीज़ को मैं बहुत छोटा समझता हूँ, उसके विवेक ने, उसके बुद्धि ने उसे स्वयं ताना दिया कि किसी को संसार में छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको ये इस एक तिनका कविता का सार लास्ट में आके बता दिया, ताकि आपको पहले वीडियो का रिवीजन यहाँ पर हो जाए और आपको किसी भी तरीके से कठिनाई न हो। तो पुनरावृत्ति के रूप में मैंने इसका सार आपको समझाया है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ अगले वीडियो में।